अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि 3 साल की बज़ाहिर नाकाम सियासत के बाद अपोजिशन को पहली बार हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाने जा रही है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की कीमतों में हालिया होशरुबा इजाफे को लेकर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एक बार फिर सड़कों पर आने की बात कर रही है। आज PDM का सरबराही इजलास भी जारी है और जाहिर है इस पर बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि PDM के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि महंगाई को लेकर अब हम सड़कों पर आएंगे, अवाम को टफ टाइम देंगे। आज हमने देखा कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की और महंगाई की सूरत हाल पर बात करते हुए हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि अब एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। अब दूसरी तरफ इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत का अपना भी एक मौकिफ है, क्योंकि आज वजीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई के मसले को लेकर आज अहम इजलास भी हुआ और हुकूमत का मौकिफ इस सारी सूरत हाल को ये लेकर ये है कि कोरोना और आलमी मार्केट में खुसूसी तौर पर तेल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में चूंकि बेपनाह इजाफा हुआ है, तो यही वजह है कि पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ रही है। अब हुकूमत का ये मौकिफ कितना दुरुस्त है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, किसी हद तक IMF की सख्त पेश की शराइत मानने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अमरीकी दौर हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और IMF के दरमियान 11 रोज तक जारी मुज़ाकरात आज भी तातुल का शिकार हैं और दोबारा से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू आता है या नहीं। पाकिस्तान किस हद तक IMF की शराइत मान सकता है, और IMF की शराइत पाकिस्तान मान लेता है तो फिर महंगाई और आम आदमी की जिंदगी को यह तमाम तर सूरत हाल कितनी इफेक्ट करेगी, आम आदमी सारी सूरत हाल से कैसे मुतासिर होगा। तमाम तर मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मौशरियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं IMF प्रोग्राम की। हमने देखा कि बहुत हद तक शराइत पाकिस्तान ने मान ली है IMF की, लेकिन क्या वजह है सर कि अभी तक डेडलॉक बरकरार है? अब दोबारा से मुज़ाकरात आज शुरू हो रहे हैं, किसी ब्रेक थ्रू के इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखिए, IMF की हकीकत जो है वो आप समझिए कि सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख तो प्योरली मालियाती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक उसका रुख जो है वो सियासी बनता है। मालियाती रुख की अगर बात करें तो ये तारीख शुरू होती है मार्च की 24 तारीख को, जब हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो हफीज शेख साहब थे। उन्होंने 2 बड़े वादे किए थे उस वक्त IMF के प्रोग्राम जो उनका बोर्ड कहलाता है। पहला वादा ये था कि पेट्रोल की मद में 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, जिसका मतलब ये था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर जो है इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा वादा किया गया था कि बिजली की कीमतों में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, जिसका मतलब ये बन रहा था कि तकरीबन 5 से 6 रुपए फी यूनिट जो है उसमें इजाफा किया जाएगा उसके टैरिफ के अंदर। ये बात है मार्च की। फिर अप्रैल में हमारे पास एक नए वजीर खजाना साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए, और शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं वो छड़ी इस्तेमाल करते हुए मुझे गर्दिशी कर्जाजात को भी कंट्रोल कर लूंगा, बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, और पेट्रोल के रेट भी और बाकी चीजों की जो कीमतें हैं वो हम नहीं बढ़ाएंगे। उस स्टेज पे IMF ने ये कहा कि हम साइड पे हट रहे हैं, 6 महीने के लिए आप अपनी जादू की छड़ी चलाइए और हम देखते हैं कि वो कितना काम करती है। अब 6 महीने पूरे हो गए और उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। अब हम वापस जब IMF के पास जाते हैं तो आप सोचिए कि वी आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम कमजोर हो गए हैं आज से 6 महीने पहले के मुकाबले में, और अब हम उस कमजोरी की पोजीशन से IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब IMF ने 2 बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आप 500 और 25 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दें, और पावर की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आप अपनी बिजली के रेट बढ़ा दें ताकि गर्दिशी कर्जाजात पे कंट्रोल हो सके। अब एक और इस पे अगर आप इजाफी देख लें तो गैर यकीनी की फजा जो है, जो हमने पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर रखी है, जो पाकिस्तान के बाहर से सरमायाकार जो है वो भी ये फील कर रहे हैं कि हमें ये पता मालूम नहीं था कि हमारा वजीर खजाना कौन है। वजीर खजाना साहब जो हैं वो जुमे को 12 बजे उनका जो वजीर खजाना का टाइटल है वो खत्म हो चुका था। जो मुशीर खजाना का नोटिफिकेशन आया नहीं था वो शायद उसके बाद में आया है। इसका पैगाम जो जाता है मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी कि इतनी गैर यकीनी की फजा है
कि हमें पता नहीं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का वजीर खजाना कौन है। सही, ठीक है। तो एहतशाम साहब, इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है, जिस तरह से अभी फारूक साहब ने भी बात की, तो एक तो बेयकीनी की सूरत हाल है, फिर अपोजिशन अलग बात कर रही है, फिर IMF के साथ मामलात हैं, कड़ी शराइत हैं, अभी तक जो है वो मामलात हल नहीं हो रहे। तो सर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या IMF की जो मजीद सख्त शराइत हैं उनको मान लेना चाहिए ताकि IMF का प्रोग्राम जारी रहे और जो पेंडिंग पेमेंट है वो हमें मिल सके? देखिए सोनिया, ये जो कोरोना माशी वार थे और झटके थे, उससे तो थोड़ी देर के लिए लोग निकले हैं पूरी दुनिया, लेकिन बहरहाल उसके आफ्टर शॉक्स जो है अभी तक जारी हैं। और हमारे जैसे छोटे ममालिक जो हैं जिनकी इकोनॉमीज़ का साइज़ छोटा है, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी जिस तरीके से ये क्राइसिस आया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ी, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्राइस की, फिर आप कमोडिटी प्राइसेस को लेके चले जाएं, फिर आप देख लें IMF का नया आउटलुक ये बता रहा है 5.4% महंगाई सिर्फ रही है दिसंबर इस सितंबर के महीने में। तो ये बता रही है बड़ा वाज़े तौर पे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब डॉक्टर साहब, मुझे दो चीज़ें समझ आती हैं, उसके बाद मैं भी आपसे ही पूछूंगा। देखें, अब जो अप फ्रंट सख्त कंडीशनैलिटीज़ थी हमने उनकी मानी, उसी वजह से फिर हम उन प्रोग्राम में गए। और बिल्कुल आप दुनिया ठीक कहती है, आप भी ठीक कहते हैं कि जी अगर प्रोग्राम में वक्त पे चले जाते, अब असद उमर साहब ना अड़ते तो ये सूरत हाल ना होनी थी। बहरहाल वो सख्त शराइत मानी। अब जो रिजम्पशन हो रहा है, अब ये सस्पेंशन जो हुआ है प्रोग्राम, उसके बाद फिर दोबारा जो बात हो रही है, अब जो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, एक चीज़ तो जो बाजार लगता है कि कई रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं थी, वो ये थी कि जी आप डॉलर जो है ना, ये एक्सचेंज रेट कहाँ पे लेके जाएंगे। अभी जिस तरीके से जो परेशान कुन बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि इंटर बैंक में आज देख लें 172 प्लस हो गया है, और कहा जा रहा है कि जी IMF की एक ये भी एक छुपी शर्त थी या ओपन थी, अभी किसी को नहीं पता चला कि इसको 174-75 तक लेके जाएंगे तो हम आगे आपसे बात करेंगे। अभी देखें जो शराइत हैं, पानी बिजली गैस पानी कह रहा हूँ, गैस और बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं, टारगेटेड सब्सिडी ख़त्म करें, 11% तक इंपोर्ट्स जो है ना उन पे कट लगाएं। फिर ये है कि इंटरेस्ट रेट जो आपके हैं आज 7% पे हैं, उसके बाद फिर आप बढ़ा दिए थोड़े से हुकूमत ने, उसको फिर आप ज़्यादा कर दिए जाए। अब ये वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। और फिर माजरत के साथ ये जो डॉन कॉग्जिटो बने थे हमारे शौकत तरीन साहब आते ही, जिन्होंने बड़े दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था कम वट में, ये मैं साफ बता दूँ IMF को, हमने बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ानी, ₹1.68 बढ़ाई प्राइसेस देखना। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो टैक्सेशन की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, नए टैक्स की बात कर रहे हैं, अब ये जो फिगर आ रहा है 5.8 ट्रिलियन का रेवेन्यू का, वो कह रहे हैं जी 6.3 ट्रिलियन तक लेके जाएं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। अब सवाल अहम है डॉक्टर साहब, मेरी नज़र में अहम सवाल है, ये हमेशा से आप देख लें इस तरह की शराइत होती रही है, 22वां-23वां प्रोग्राम है, लेकिन क्यों लोग कहते हैं कि IMF का हमेशा से प्रोग्राम ये स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, उनकी कड़ी शराइत सियासी तौर पर होती हैं। सीपैक के मामले में देख लें, वो आज कह रहे हैं कि जी बताएं एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, किन किन शराइत पे थे आपके साथ। इसी तरह से और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। फेटअप में भी आप देख लें, उन इशूज़ को भी उठाया गया था। अब सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बावजूद आज पाकिस्तान जिस मुश्किलात का शिकार है, $22 बिलियन वापस करने हैं डॉक्टर साहब। और आप देख लें अब तक 3 माह में $5 बिलियन की हम इंपोर्ट कर चुके हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस की और NLG की। और कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली जब साल ख़त्म होगा तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस NLG इनकी जो है ना वो $20 बिलियन हो जाएगा, जबकि आम दिनों में ये 13 से 14 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गई। डॉक्टर साहब अब सवाल ये है कि आउटफ्लोज आप देख लें तेज़ी से हो रहे हैं, इनफ्लोज आ नहीं रहे, IMF का शिकंजा कसता चला जा रहा है। IMF को देखते हुए दुनिया जो है उनसे कामयाब नहीं कर रही, हुकूमत के दावे जो है ना वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। और रिजल्टेंटली आप, मैं और आम आदमी जिस तरीके से भुगत रहे हैं, ये जो अजाब बन गया हमारे लिए हर चीज़ के लिए, ये महंगाई, ये किसी के बस की बात नहीं। असद उमर साहब आज कह रहे हैं माना जी बड़ी बहुत ज़्यादा महंगाई है, गैर मामूली है, हमको नीचे ले आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब देखें क्या बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बात की थी, उन्होंने कहा था ये महंगाई नीचे आ जाएगी। अभी वाशिंगटन में हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, इन्होंने अब जो नहीं है अब तो एडवाइज़र हो जाएंगे, उन्होंने कहा था कि जी ये महंगाई नहीं नहीं आ पाएगी। अब डॉक्टर साहब सवाल ये है कि लॉलीपॉप आपने क्या देना है? हुकूमत चाह रही थी कि 2023 के इलेक्शन के तनाज़र में अनपॉपुलर डिसीजन मैयर ना लिए जाएं, लेकिन अब को लेने पड़ रहे हैं। अब सूरत हाल तो लोग कह रहे हैं माजरत के साथ कि जी अब तो अगर इलेक्शन हो तो 97 में जितनी सीटें मिली थी उससे भी शायद कम मिले, उस वक्त 1 सीट मिली थी इमरान खान साहब को अपनी। तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन को फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुछ है? एहतशाम साहब आपने बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स सामने रखे हैं। पेंडेमिक का आपने शुरू में जिक्र किया,
बिल्कुल पेंडेमिक का नुकसान पाकिस्तान को भी पहुंचा, बाकी दुनिया में भी पहुंचा। दो तीन चीजें पेंडेमिक के दौरान आप देख लीजिए कि उसके दौरान एक तो $2.7 बिलियन जो इजाफी कोटा था वो हमें IMF की तरफ से मिला। कोई $2 बिलियन जो है वो पेंडेमिक को लड़ने के लिए हमें IMF की तरफ से मिला। तो आप सोचिए $4-5 बिलियन तो उस दौरान पेंडेमिक की शक्ल में या पेंडेमिक के होते हुए पाकिस्तान को ये सारी रकूम जो है वो SDR मिले हमें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने देखा है, मैंने एक अरसा गुजारा है आलमी मालियाती इदारों के साथ काम करते हुए और कुछ हद तक मैं उनको समझ पाता हूँ। एक चीज तो ये है कि मैंने कभी IMF का और किसी मुल्क के साथ का ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा जिसमें वो अपने मेंबर मुल्क को कहे कि आपने बिजली के रेट बढ़ाने हैं या आपने एक्सचेंज रेट को एक खास सतह पे लेके जाना है। IMF हमें ये कहता है कि आपके बिजली के शोबे में 400 से 500 अरब रुपए का आप खसारा कर रहे हैं, आप खुदाया उस खसारे को खत्म कर दें। अब उस खसारे को खत्म करने के दो तरीके हैं कि हम चोरी रोक लें जो 25 से 30% तक कई इलाकों में चली जाती है। हम जो वसूली हो रही है हुकूमत उसके ऊपर कंट्रोल कर ले। 100 यूनिट बिल करते हैं, 90 से ज्यादा की वसूली नहीं होती। तो आप अंदाजा कीजिए कि 25-30% रेवेन्यू तो हमारा यहाँ पे गुल हो जाता है। जब हुकूमत उन दो चीजों में कामयाब नहीं होती, जब चोरी रोकने में कामयाब नहीं होती, वसूली करने में कामयाब नहीं होती, तो फिर मजबूरन हमें जो है वो रेट बढ़ाने पड़ जाते हैं। डॉलर के हवाले से देखिए IMF के कहने की बुनियाद पे हमारा रुपया नहीं गिर रहा। हमने एक पिछले महीने में $6.5 अरब की माहाना इंपोर्ट कर डाली है और एक्सपोर्ट का एहतशाम साहब लेवल अब वो आया है जो 2013 में था। 2013 में आप याद कीजिए हमने $31 अरब। डॉक्टर साहब माज़रत, आई हेट टू इंटरप्ट यू। डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा, आप कह रहे हैं कि IMF नहीं कह रहा है ये एक्सचेंज रेट के बारे में, आप बताइएगा कि ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ इतने तवातर के साथ डॉलर की कीमत इंटरबैंक में बढ़ रही है, जिसका मतलब है हुकूमत डायरेक्टली कैरी बढ़ाए। हमने तो हमेशा देखा है कि जी डिमांड सप्लाई है तो ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ता है। ये जिस तरीके से इंटरबैंक में बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हाइंडसाइड में देखो तो IMF की कहीं ना कहीं शर्त यह है कि इसको ले जाए 175 ठीक है। हुकूमत आप ये कह रहे हैं कि शर्त मान भी रही है। बहरहाल फारूक सलीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जी एहतशाम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं सिर्फ जल्दी डॉक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं। डॉक्टर साहब दो चीज़ें हैं जिस पे बहुत दुनिया परेशान है और मेरा ख्याल है हुकूमती लोग भी जो प्राइवेटली बात करते हैं उनको भी लगता है कि समझ में नहीं आ रही हैं, उनके बस में नहीं रही। एक तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस, मान लिया कि जी $85 बैरल हो चुका है वहाँ पे, ये मुश्किल काम है, हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट में मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। चलें अब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े तो समझ आती है, सब्जी वाला भी जो है ना वो भी बढ़ा देता है कीमतें, बाकी भी चीज़ें बढ़ जाती है। दूसरा ये डॉलर, पेट्रोल और डॉलर ने डॉक्टर साहब बुरे तरीके से मारा। अब आप ये समझाएं हमें, आप तो माशाल्लाह चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि इंटरबैंक में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने तवातर के साथ इजाफा, अब देखें चंद दिनों में $15,000 जो है ना वो ऊपर चला गया है। इंटरबैंक में क्यों बढ़ रहा है? इंटरबैंक का तो मतलब लोग यही समझते हैं कि जी स्टेट बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेट बैंक खुद उनको एक तरह का इनकरेज कर रहा है ये करें। आमतौर पे डिमांड सप्लाई तो डॉक्टर साहब होती है तो फर्क ओपन मार्केट में होता है, इंटरबैंक में क्यों हो रहा है ये? जी एहतशाम साहब सवाल अच्छा है बैंक का। देखिए इंटरबैंक की जो मार्केट है तो तकरीबन $100 अरब सालाना, कोई हम 60-70 अरब कर लेते हैं, 30-40 अरब हमारी शायद एक्सपोर्ट हो जाए, वो बहुत बड़ी मार्केट। जो ओपन मार्केट की आप बात कर रहे हैं वो $15-20 मिलियन से रोजाना से बड़ी मार्केट नहीं है। असल रेट जो है वो इंटरबैंक मार्केट में आता है और आपने डिमांड। ठीक है, फारूक सलीम साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया से हम उनसे सोनिया दो चीजें करते हैं। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ना, देखिए असल मसला एक तो ये आ रहा है कि हमारे यहाँ बाहर से जितना डॉलर आता है सालाना और मुल्क से जो बाहर जाता है इसमें बड़ा फर्क बढ़ गया है। एक तो आप देख लें अफगानिस्तान के क्राइसिस में $5 बिलियन हमारा पहले आता था, अब $4 बिलियन सुना है यहाँ से जा रहा है बाहर, ठीक है ना, वहाँ से $1 बिलियन ले गया, वो किस तरह पूरा होगा। दूसरा ये कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो IMF को देख के पैसा दे रहे होते हैं वो भी रुके बैठे हैं,
वर्ल्ड बैंक, ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, फिर जितने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, फिर आप देख लें दुनिया में जितने लोग हैं, यूरोपियन यूनियन वाले हैं, वो देखें एक तरफ उन्होंने GSP प्लस रोका हुआ है हमारा, 1 से 2 बिलियन डॉलर एडिशनल हमारी एक्सपोर्ट लेते थे, उस पर बात हो रही है। हमारे पंजाब के गवर्नर साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस आ गए हुए हैं आजकल, हंगरी में थे 2 दिन पहले, अब मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। अब सवाल बड़ा अहम है जो हर जगह पूछा जा रहा है कि हुकूमत की मालियाती मुश्किलात सोनिया डेफिनेटली अपनी जगह हैं, और फिर हमारे लिए बड़ी मजबूरी है कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम लोगों को बड़ा रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि IMF रोज़ बात होती है कि वो बैंक है, वो बैंक के तौर पे ऑपरेट करता है। वो कहते हैं जी आप कर्जा ले रहे हैं, आप बताएं वापस कैसे करेंगे। उनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, अगरचे 1-1.5% आधा % इंटरेस्ट रेट पे आमतौर पे IMF पैसा देता है। और दुनिया में IMF सोनिया वाहिद अदारा है जो डायरेक्ट आपको कैश पैसा देता है, उधर से फैसला होता है वाशिंगटन से, और डायरेक्ट आपके स्टेट बैंक में आपका डॉलर आ जाते हैं। बाकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस तरह पैसा बहुत कम देते हैं। वो रुपी कॉम्पोनेंट होता है, आप खर्च कर लें वो आपको दे देंगे, आमतौर पे ही होता है। प्रोजेक्ट फंडिंग उनकी होती है, कैश फंडिंग नहीं होती। यही वजह है कि जब दुनिया के ममालिक फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हैं तो IMF की तरफ देखते हैं। ठीक है, कुछ बेशुमार लोग जो है ममालिक इससे गुजरे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कई ममालिक में आपने देखा डिफ़ॉल्ट भी हुआ। अभी बाय द वे अमेरिका भी, अगर ये अभी 2 हफ्ते पहले तक ये फैसला ना होता तो उन्होंने भी डिफ़ॉल्ट कर जाना था, दिसंबर तक डेडलाइन उन्होंने बढ़ाई है, वहाँ पर भी बुरे हालात हैं। अब सवाल इस वक्त ये है कि क्या वजह है कि हुकूमत मैनेज नहीं कर पा रही। सिर्फ आप महंगाई के कंपोनेंट के देख लें सोनिया, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा है कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उनको फाल बनाया जाए। ये हर दफ़ा ये बात हो रही होती, फिर कहा जाता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट का तो इसमें रोल नहीं है, सूबों का रोल है। भाई सूबे के में किसकी हुकूमत है? 13 करोड़ का सूबा है, PTI की हुकूमत है, KP में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आप देख लें, आप वहाँ इत्तेहादी बन के बैठे हैं। तो सवाल ये कि जिम्मेदारी उन पे है, वहाँ नाकामी उनकी हो रही, नहीं कंट्रोल कर रहे, नतीजतन हुकूमत परेशानियाँ देख रही है, लोग जो है ना डेस्परेट हो रहे हैं। ठीक है, मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी भी हमें लाइन पर ज्वाइन कर चुके। शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब आपके वक्त का। सर, बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान नजर आ रहा है, गवर्नमेंट खुद इस मसले को लेकर जाहिर है बात कर रही है। तो सर बताइएगा कि बढ़ती महंगाई से मार्केट और जो सनत है वो कितना इफेक्ट हो रही है इस वक्त? देखें, इस महंगाई को जो कि पूरी दुनिया का पार्ट बनी हुई है, इसको अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बस की बात नहीं। ये पूरी दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी है और इसको आप कम करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। इसका बेहतर रास्ता यही है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाने की बात करें। और आप एक चीज सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी तो छोटे बड़े सबको मिलेगी। टारगेटेड सब्सिडी देना चाहिए जो आम आवाम को फायदा पहुंचे। अगर हम ये कहते हैं कि वीट की प्राइस कम कर दें, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो वीट अमीर लोग भी खाते हैं, गरीब लोग भी खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठ के सोचने की जरूरत है और एक ऐसी सब्सिडी प्लान की जाए जो सिर्फ पुअर के लिए हो, ये ना हो कि इसका बेनिफिशियरी दूसरा भी हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट भी भले मीटिंग तो कर लेती है, लेकिन तो आप मुझे एक चीज बताएं, एक चीज 10 रुपए की आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि लोग उसको 8 रुपए में बेचेंगे। ये पॉसिबल है कि 12 की नहीं बेचेंगे, 11 की बेचेंगे। तो इसको बहुत ज्यादा बैठ के प्लान करने की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ हर जगह हम एक ही बात कर रहे हैं, सब्सिडी या महंगाई। तो अब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, पाम ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, तो ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होगा जो रुपए की चीज खरीद के 98 में बेचे? हाँ। और ये हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा वो सब्सिडी देते हैं जो बड़ा आदमी खा जाता है, छोटे आदमी तक पहुंचती नहीं। लेकिन अकील भाई, इसमें कैच जो है ना, माजरत के साथ आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। एक तो जब प्रोग्राम में हम जाते हैं, इसके इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि क्या होता है। अभी देख लें स्टॉक मार्केट में किस तरह ऊपर नीचे 2 दिन ठीक हुई, फिर नीचे आ गई, उससे पहले पिछले दिनों कितनी ख़राब रही है। अब ये गैर यकीनी की सूरत हाल, आमतौर पे IMF का प्रोग्राम ये 6th रिव्यू के बाद हमने ये देखा सारी उम्र कि वो लोकल लेवल पे यहाँ पे चीज़ें तय हो जाती हैं। IMF का यहाँ जो उनका ऑफिस है वहाँ पे चीज़ें तय हो जाती हैं। फिर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक के गवर्नर जाते हैं वहाँ पे, तो सिर्फ वहाँ पे गपशप लगती है और चीज़ें तैयार होती हैं। अभी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी 10 दिन इतना लंबा काम चला हो और फिर उसके बाद बातचीत जो है ना इनकन्क्लूसिव रही, आज पे फिर मीटिंग हो रही है। हाँ। मेरा सवाल आपसे कि ये गैर यकीनी की सूरत हाल, IMF की इतनी कड़ी शराइत है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, अपने तौर पे हम सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ। तो हल क्या है शॉर्ट टर्म में आपके ख्याल में?
आप भी माशाल्लाह माशी तौर पे बहुत बड़ा दिमाग है, आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है? जी देखिए, IMF के पास आप पैसा लेने गए ना, आप लोन लेने गए, जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो पाकिस्तान की माली हालात देखते हैं, क्या पाकिस्तान इसको पे बैक कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या पाकिस्तान डिसिप्लिन रखेगा कि नहीं रखेगा। IMF आपको ये नहीं कहता कि भाई आप प्राइस बढ़ाएं, IMF सिर्फ एक बात कहता है कि भाई आप पुअर कंट्री है, आप लोन तो ले लेते हैं लेकिन आपके मुल्क में स्पेंडिंग इतनी बड़ी होती है। इस मुल्क में आपने देखा है कि नई गाड़ियां लेके हम सब लोग घूम रहे होते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि ये पुअर कंट्री है? ये बहुत जरूरी है, हमें एहसास होना चाहिए। सही। दुनिया की महंगी से महंगी चीज इस पाकिस्तान में बिक रही होती है और खरीदार मौजूद है और लाइन लगी हुई होती है। ये देखें, हमें सोचने की जरूरत है। एक तरफ बेचारा छोटा आदमी खाने का मोहताज है, दूसरी तरफ बड़ा आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है। 2.5 लाख नई गाड़ियां हमने इस साल बेची है। आप मुझे बताएं, 50 लाख रुपए की एवरेज गाड़ी है, 1250 अरब रुपए की तो हमने इस साल गाड़ियां खरीदी है। ये अच्छा अकील भाई, ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अशराफिया सही कह रहे हैं कि आप देख लें, ये नॉन एसेंशियल हमारी जो इंपोर्ट्स हैं हमें से मार के रख दिया, गाड़ियों की इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है, गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं रोकती? खाने पीने की चीज़ें, कुत्ते बिल्ली की ग़िज़ा जो है बाहर से आ रही है। आप देख लें 300 मिलियन डॉलर की तो हमने चीज़ खा गए, हम लेके पनीर खा गए हैं। इस तरह से बाकी मसाइल हैं। तो सवाल यह है कि हुकूमत क्यों नहीं कर पाती है? हुकूमत के रेट इस हवाले से क्यों नहीं? क्या सिर्फ इम्पोर्ट इसीलिए बढ़ाने की जरूरत आती है कि जी हमें कस्टम से पैसा आ रहा है, कस्टम ड्यूटी से पैसा आ रहा है? भाई ओवरऑल टैक्सेशन रिफॉर्म करें ना, ऐसा क्यों नहीं करते? जी डॉक्टर साहब। जी एहतशाम साहब, मेरा ख्याल ऐसे है कि जो फोकस हम करते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स कम कर लें और एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं जाता, वो गलत फोकस है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इंपोर्ट्स के ऊपर एक नजर डालें, अभी आपने कहा कि 20 अरब डॉलर का तो हमने तेल इंपोर्ट करना है। अब वो इंपोर्ट तो करना है, आपने स्टूडियो भी जाना है, मैंने दफ्तर भी जाना है, और बाकी जी दुकानदार ने दुकान भी जाना है अपना पेट्रोल इस्तेमाल करके। तो 20 अरब डॉलर का पेट्रोल तो आएगा। उसके बाद कोई 2.5-3 अरब डॉलर का हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास बिजली के प्लांट बड़े बड़े बने, हम बिजली तो हमने बनानी है, कोयला तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। 3-4 बिलियन डॉलर की हम LNG इंपोर्ट कर लेते हैं। LNG तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी वरना हम बिजली का, तो इंपोर्ट ज्यादातर इनलास्टिक है। इंपोर्ट हमको करनी ही पड़ेगी। हमको एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है कि तिजारती खसारा अगर कम करना है तो एक्सपोर्ट्स हमने किस तरह बढ़ानी है। अब एक्सपोर्ट्स का आप अंदाजा लगाएं, जैसे मैंने पहले कहा कि आज की एक्सपोर्ट्स जो है वो 2013 का लेवल है। 2013 में हमने 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर डाली थी। अब हम वापस उस लेवल पे पहुंचे हैं और साथ में जश्न भी मना रहे हैं, देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उस 2013 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे 3-4 बिलियन डॉलर कम थी, वो 28 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट किया करता था। वो 28 से पहुंच गया है 45 पे, और हम वो 31 से लेके 31 पे बैठे हुए हैं अभी तक। तो फोकस हमको एक्सपोर्ट के ऊपर करना है। देखिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। वो शौकत तरीन साहब ने हमें कहा था कि जो जादू की छड़ी उनके पास है वो नहीं चलता। ठीक है, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है वो किसी के पास नहीं है। अकील करीम डैडी साहब की तरफ आऊंगी। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं इसके साथ साथ डॉलर की जो कीमत है वो भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है। आने वाले अब सूरत हाल क्या देखती हैं आप? ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, डॉलर के कंट्रोल में आएगी? और इसकी वजह भी बताइएगा। ये वजह सिर्फ है कि आप IMF के पास गए, आप नेगोशिएशन करने गए, आपका पहला क्वार्टर 22 का आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 3 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। अब IMF ने आपको एक ही सवाल करना है कि अगर आपका ये डेफिसिट करंट अकाउंट इसी तरह बढ़ता रहा तो साल में तो ये 12-13 बिलियन डॉलर चला जाएगा, तो 13 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व गिर जाएंगे। तो आप ये बताएं कि आपने इसके लिए क्या तदबीर इख्तियार की है कि आपका ये डेफिसिट बढ़े ना, और उसके लिए उन्होंने यही कहा होगा कि आपके यहाँ स्पेंडिंग हो रही है, उस स्पेंडिंग को आप रोकें। और उसके रोकने का तरीका क्या है? उसको रोकने का तरीका ये है कि आप रुपये को वीक करें। रुपये को जब आप वीक करते हैं तो महंगाई होती है, महंगाई होती है तो स्पेंडिंग कम होती है, जब स्पेंडिंग कम होती है तो फिर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो सकते हैं। इसमें अकील भाई ये जो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, अकील भाई इस पे कमेंट कीजिएगा कि देखें ना सारा फोकस इंपोर्ट्स पे है, पूरियां भी हैं, LNG और पेट्रोलियम, ये जब एक्सपोर्ट हमारी
क्यों नहीं? कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, बरसों से सुन रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। देखिए आपकी एक्सपोर्ट हम सालों साल से देख रहे हैं, एक ही जगह फंसे हुए हैं, और 2013 की नंबर आए थे $25 बिलियन, इस दफा फिर वही हमने रिपीट किया लास्ट ईयर। लेकिन इस साल शायद हो सकता है हम एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा ले, लेकिन हमारे साथ कोताही क्या हुई है, पिछले दिनों हमने वैक्सीन बनाई, वो स्टेट डेफिसिट का पार्ट बन गई, तो वो हमें पहले से उसकी तैयारी करनी थी कि हम उस पैसे को रिजर्व में ना ले जाते, डायरेक्ट वैक्सीन खरीदते और ट्रेड डेफिसिट का उसको पार्ट ना बनाते। अब जाहिर बात है कि नेगोशिएशन में IMF ने एक ही बात कहनी है कि आपकी स्पेंडिंग एक ही सूरत में कम होगी कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, और डिसिप्लिन करने के लिए वो यही कहेंगे कि लोगों की स्पेंडिंग को कम करो। तो मैं ये समझता हूँ लोगों की इनकम अगर आसान होगी तो स्पेंडिंग तो होती रहेगी, वो कम नहीं होगी। अब हमारे यहाँ फर्क क्या पड़ गया है, अमीर गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप को कम करना पड़ेगा, उसमें मिडिल क्लास को डेवलप करना पड़ेगा। मिडिल क्लास नहीं आएगी, बढ़ना शुरू नहीं होगी, तो ये मसाइल हमारे ठीक है। अमीर गरीब के फर्क को आप कह रहे खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील करीम डैडी साहब मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक सलीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फारूक सलीम साहब, अभी जिस तरह से डिस्कशन चल रही थी तो इस वक्त महंगाई की जो ओवरऑल सूरत हाल है, इसमें जाहिर है हुकूमत की कोताहियां और हुकूमती पॉलिसीज भी हैं, लेकिन सर इसमें ग्लोबल इंपैक्ट कितना है? पेट्रोल की इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर प्राइस है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, इसमें सर हुकूमत का कसूर कितना है, ग्लोबल इंपैक्ट कितना है और गवर्नमेंट का कसूर इस सारी सूरत हाल में क्या देखते हैं आप? देखिए, खासतौर पर पेट्रोल के हवाले से थोड़ा सा मामला है, आसान अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जो आलमी दुनिया है उसमें $37 का पेट्रोल मिल रहा था एक साल पहले, अब वो $80-85 बैरल पे पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि हम तकरीबन पिछले 40-45 सालों से ज्यादातर अपनी तेल की रिक्वायरमेंट जो है वो कुवैत पेट्रोलियम से ले, और क्योंकि हम पुराने बायर हैं उसके, वो हमें 10 से 12%, 11% तक हमेशा डिस्काउंट देता है। आज एहतशाम साहब अगर आप प्राइस देखें, जो आज मार्केट में हमें 137 का मिल रहा है, ये तेल एक्चुअली हुकूमत ने 60 दिन पहले सौदा किया। ये हुकूमत हमें खुद से बताती है कि 60 दिन पुराना जो मार्केट होती है वो हम 60 दिन पहले तकरीबन $70-75 का बैरल। मैं आसान तरीन फॉर्मूला अगर आप देखें कि अगर $70 या $75 का बैरल मिल रहा है और एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स है, आपने सिर्फ सादा काम करना है कि $70-75 को 159 पे डिवाइड कर दें और आपके पास फी लीटर कीमत निकल आएगी। वो बनती है तकरीबन 80-82 रुपए फी लीटर। अब आई रियलाइज कि उसमें बहुत सारे और खर्चात आ रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन जमा करनी है, आपने बाकी चीजें जमा करनी है, लेकिन ये 80-85 रुपए फी लीटर जो है, इसको मैंने कन्वर्ट किया $70-75 पे बैरल पे, और मार्केट में हमको मिल रहा है पंप पे 137 रुपए। तो बीच में कहीं 56 रुपए का फर्क है। अभी शायद आपने जिक्र किया ₹4 फी लीटर हुकूमत ने जमा किया हुआ है फ्रेट, यानी कि किराया। अब कराची से अगर ला रहे हैं आप इस्लामाबाद तक, लाहौर तक, तो कहा जाता है कि ₹4 लीटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ने ले लिया। हालांकि वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है कि वो ₹1 फी लीटर से ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो वो जो ऑयल माफिया का आपने जिक्र किया था, उसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन माफिया भी है। और ये जो ₹4 फी लीटर का मतलब ये है कि आप और मैं 80 अरब रुपया सालाना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की मद में देते थे। फिर हमारी रिफाइनरीज जो हमने यहाँ बना रखी हैं, वो रिफाइनरीज जब तेल रिफाइन करती हैं, उनका रिफाइनिंग मार्जिन बाकी दुनिया के मुकाबले में 100% ज्यादा है। तो यहाँ पे इंतशाम साहब, अगर आपको याद हो, जब हम बचपन में कहानी सुना करते थे रॉबिन हुड की, वो रॉबिन हुड क्या करता था कि वो गरीबों से पैसा छीनता था और अमीरों से पैसा छीनता था और गरीबों की जेब में डाल देता था। यहाँ पे हमारी हुकूमतें जो है, ना सिर्फ ये वाली, इससे पहली वाली भी, वो रिवर्स रॉबिन हुड का खेल खेलती हैं। वो ये करती हैं कि गरीबों की जेब से पैसा निकालती हैं और अमीरों की जेब में पैसा डाल देती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, माजरत के साथ
माजरत के साथ एक चीज़ बताइएगा, वो कहते हैं कि जी 1955 से लेके 2021 तक ये तकरीबन 33% था जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता था इसमें, जो लोगों से लिया जाता था। अब वो कहते हैं ये कम करके फी लीटर पे ये 3% हो गया, सिर्फ 5 रुपये जो है ना वो हुकूमत इसमें वसूल कर रही है। ये क्या समझते हैं कि सही फिगर है ये? देखिए, ये रेफर कर रहे हैं जो कहलाता है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। अब आप सोचिए कि हमने मुआहदा कर रखा है IMF के साथ कि हमने 30 रुपए फी लीटर PDL जो इजाफी टैक्स है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाना है। और ये अमाउंट अगर आप बजट खोल के देखें उसमें 610 अरब रुपए की एक अमाउंट आती है जो हुकूमत ने दिखाई है कि हमने इजाफी रेस करनी है पेट्रोलियम की मसनूआत की मद में। अब पाकिस्तान तकरीबन 20 अरब लीटर सालाना इस्तेमाल करता है, तो वहां से वो निकल आता है 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल। तो अभी तो हम 137 रुपए के ऊपर रो रहे हैं। जब हम IMF का हिस्सा बनेंगे तो वो जो हम मुआहदा कर चुके हैं, जो हफीज शेख साहब कर गए थे और फिर हमें शौकत तरीन साहब ने बताया था कि वो उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करेंगे, उसमें 610 अरब रुपया हम बजट में दिखा चुके। लेकिन डॉक्टर साहब वक्त कम है, $1 मिलियन सवाल इस वक्त ये बनता है कि जी IMF के साथ मुज़ाकरात आपको लगता है ये किसी करवट बैठ जाएंगे? अगर नहीं बैठते और उनकी शराइत और कड़ी से कड़ी होती है तो हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए क्या है? जी, असल सवाल एहतशाम साहब यही है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि IMF सिर्फ मालियाती इदारा नहीं है, IMF साथ में एक सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान है। और अगर आप गौर करें तो IMF के बोर्ड के अंदर जो अमेरिका का डायरेक्टर बैठता है उसके पास 8,31,000 वोट, यानी कि वो जब अमेरिका का एक हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट खड़े हो जाते हैं। तो हमने मालियाती गलतियां और मालियाती वादे जो किए थे वो तो हम नहीं निभा सकते, लेकिन अगर इस वक्त हमारे अमेरिका के साथ हालात बहुत अच्छे हों तो हमें सब वेवर्स भी मिल सकती हैं। उन मालियाती वायलेशंस के ऊपर जो हम पूरे नहीं कर सके उनके ऊपर वेवर्स भी तारीख है IMF की, हमें भी वेवर मिल चुकी हैं बहुत दफा IMF के प्रोग्राम के अंदर। तो एक तो वो वापस आ जाता है एब्सोल्युटली नॉट। इजाजत के साथ कैसे आएगा? देखिए हम तो वेस्ट लीडिंग कंट्री हैं, हम यही कह रहे हैं अमेरिका को भी हमें वो धकेल रहे हैं चाइना के कैंप में। हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, चाइना तो इस तरह मदद नहीं करता दुनिया में किसी तरह, चाहे कितने हम उनके दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साल जो हमारी कहलाती है ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि आसान अल्फाज में कि अगले 12 महीने के लिए पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए, उसकी मईशत को जिंदा रखने के लिए हमें तकरीबन $29 बिलियन चाहिए होंगे। और वो हमें कौन देगा, वो कहां से आएंगे? अभी आपने देखा कि पिछले 3 महीने का जो तजारती खसारा है वो हमने $12 अरब का कर डाला। अगर साल का आप देखिए तो हम कहीं 40। सऊदी अरब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वहां से कुछ उम्मीद हो सकती है? दोबारा बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं, मैंने कहा उससे आपको उम्मीद लगती है कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ उधार तेल में इजाफा होगा, कुछ और हो जाएगा? देखिए, चीजें उस वक्त ठीक होंगी जब हम अपने आप को ठीक करेंगे। ठीक, वंस वी पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। अच्छा, अब वहां प्रॉब्लम पे जरा गौर करें कि बुनियादी प्रॉब्लम्स कितनी हैं। आप सोचिए कि जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनेगी हम किसी सिमत नहीं जाएंगे। पॉलिसी बनानी है एक टीम ने। अब जरा टीम के ऊपर गौर कर लीजिए कि 4 तो वजीर खजाना हम बना चुके हैं पिछले 37 महीने। बेहतर करने की जरूरत है। सब लास्ट मिनट है, आम अल्फाज में आम आदमी के लिए बताइएगा कि अगर IMF की शराइत मान ली जाती हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो गया, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी महंगाई पर और खासकर आम आदमी पर? मेरा खदशा ये है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा खदशा ये है कि महंगाई का जो बोझ है ये मुझे मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है। महंगाई का काबू नहीं होगा, ये मजीद कमर तोड़ महंगाई लगता है सामने आएगी डॉक्टर साहब। एहतशाम साहब, कमर तो टूट चुकी है ऑलरेडी। अब तो चीखें निकलेंगी। खुदा ना करे। आप कह रहे हैं कि महंगाई का जिन जो कि ऑलरेडी बेकाबू है, हर शख्स इस महंगाई को लेकर परेशान है। आप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ये तूफान आ सकता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।